नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम नवंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम नवंबर 2022 के लिए पार्ट नंबर 17 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए रेगुलर वीडियोस को अपलोड किया जाता है। आप इन वीडियोस के माध्यम से सीपीसीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ब्लैंक के बिना कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। ब्लैंक के बिना कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। हमें यहां पर बताना है कि यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं होगा। बूट नहीं होगा मतलब कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं होगा। कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना। जब आप किसी ऑफ कंप्यूटर को या एक रनिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे कहा जाता है कंप्यूटर को बूट करना। एक ऑफ कंप्यूटर को ऑन करना या एक रनिंग कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है कंप्यूटर को बूट करना। जब कंप्यूटर सिस्टम को बूट किया जाता है तो एक बूटिंग प्रोसेस रन होती है। बूटिंग प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड हो जाता है। बूटिंग प्रोसेस में कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट सभी हार्डवेयर डिवाइस को चेक किया जाता है। तो यदि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन नहीं हो सकता है, मतलब बूट नहीं हो सकता है। बूटिंग प्रोसेस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड करना। तो यदि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है, मतलब ऑन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम बूट नहीं हो सकता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को, किसी कंटेंट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की को यूज किया होगा। Ctrl+C से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें तो हमसे Ctrl+C और Ctrl+V का ऑप्शन ही नहीं दिया गया। हमें यहां पर हमसे पूछा गया है यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। आपने नॉर्मली कॉपी करने के लिए Ctrl+C का यूज किया है, पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का यूज किया है, लेकिन यहां पर जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं इसमें तो Ctrl+C ऑप्शन ही नहीं है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी करने के लिए एक और शॉर्टकट की यूज की जाती है जो कि हमें यहां पर बतानी है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप किसी ऑब्जेक्ट को Ctrl+C से तो कॉपी कर सकते हैं, साथ ही साथ कंट्रोल के साथ इंसर्ट की से भी कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ इंसर्ट की से ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है और शिफ्ट के साथ इंसर्ट की से पेस्ट हो जाता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं और Ctrl+Insert से भी कॉपी कर सकते हैं। इसी प्रकार से Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं, Shift+Insert से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+Insert शॉर्टकट की का यूज किया जा सकता है। इसको हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। यहां पर हमारे डेस्कटॉप पर मल्टीपल टाइप्स के आइकन हैं। हम किसी एक आइकन को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ इंसर्ट को प्रेस करते हैं, Ctrl+Insert, तो हमारा यह आइकन कॉपी हो गया है। अब यदि हम
शिफ्ट प्लस इंसर्ट को प्रेस करें, शिफ्ट प्लस इंसर्ट को, तो आप देख सकते हैं वह ऑब्जेक्ट पेस्ट हो रहा है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल की के साथ इंसर्ट की को प्रेस करने पर कोई ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है और शिफ्ट के साथ इंसर्ट की को प्रेस करने पर कोई ऑब्जेक्ट जो आपने कॉपी किया है वह पेस्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कम समय में फॉर्मेटिंग करता है? निम्न में से क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कम समय में फॉर्मेटिंग करता है? एनिमेशन, थीम्स, ट्रांजिशन या स्लाइड शो? यदि आपने पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और आपको आपके प्रेजेंटेशन की कम समय में फॉर्मेटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करना है मतलब प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? जब आप पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट सिंपल, एक बेसिक प्रेजेंटेशन होता है। यदि आपको कम समय में अपने प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाना है, आकर्षक बनाना है, तो आप यूज कर सकते हैं थीम्स का। थीम्स कुछ बनी बनाई स्टाइल होती हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल होती हैं, जिसमें कलर, साइज, फॉन्ट, स्टाइल पहले से सेट होती हैं। यदि आपने पावर पॉइंट पर कोई प्रेजेंटेशन बनाया है और उस प्रेजेंटेशन को आप कम से कम समय में आकर्षित बनाना चाहते हैं तो आप उस प्रेजेंटेशन पर थीम्स का यूज करें। थीम्स के द्वारा आपकी प्रेजेंटेशन का लुक बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाता है और कम समय में हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की कम समय में फॉर्मेटिंग करने के लिए थीम्स का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। जो पावर पॉइंट का थीम ऑप्शन है वह डिजाइन टैब में प्राप्त होता है। डिजाइन टैब में, पावर पॉइंट के डिजाइन टैब में थीम्स ऑप्शन प्राप्त होता है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में ब्लैंक स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इंटरनेट में ब्लैंक स्विचिंग टेक्निक का उपयोग किया जाता है। हमसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट कौन सी स्विचिंग टेक्निक पर वर्क करता है। इंटरनेट जो कि एक वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वाइड एरिया नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क भी कहा जाता है और इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का, इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है जब हम इंटरनेट पर कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक फाइल है जो कि 10 MB की है। जब हमने इस फाइल को ट्रांसफर किया तो पहले इस 10 MB की फाइल के स्मॉल साइज के पार्टीशन किए जाते हैं। पार्टीशन, इन पार्ट को कहा जाता है डेटा पैकेट। फिर एक एक करके इन डेटा पैकेट को नेटवर्क में ट्रांसफर किया जाता है। तो इंटरनेट में जो स्विचिंग टेक्निक यूज होती है वह होती है पैकेट स्विचिंग, क्योंकि इंटरनेट में किसी फाइल को ट्रांसफर करने से पहले स्मॉल साइज के पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इन पार्ट्स को कहा जाता है डेटा पैकेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन MS वर्ड 2016 के किस टैब में प्राप्त होता है? पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन MS वर्ड 2016 के किस टैब में प्राप्त होता है? पेज ओरिएंटेशन एक इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैक्सिमम पेपर में पेज ओरिएंटेशन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं। एक होती है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट जिसमें पेज लंबाई में प्रिंट होता है वर्टिकली। दूसरी ओरिएंटेशन होती है लैंडस्केप जिसमें पेज हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है चौड़ाई में। ओरिएंटेशन दो प्रकार की होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। जो MS वर्ड होता है, MS वर्ड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। MS वर्ड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट, मतलब पेज को बाय डिफॉल्ट वर्टिकली शो किया जाता है, वर्टिकली प्रिंट किया जाता है। और
जो पेज ओरिएंटेशन है यह पेज से संबंधित ऑप्शन है, पेज से संबंधित, और पेज से संबंधित जितने भी ऑप्शन हैं वह हमें लेआउट टैब में प्राप्त होते हैं, लेआउट टैब में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जो पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन है वह एमएस वर्ड 2016 के लेआउट टैब में प्राप्त होता है, लेआउट टैब में। यदि आपसे क्वेश्चन में एमएस वर्ड 2013 पूछा जाता है तो यह जो आंसर है यह हो जाएगा पेज लेआउट टैब, क्योंकि एमएस वर्ड 2013 में पेज लेआउट टैब होता है जबकि एमएस वर्ड 2016 में लेआउट टैब होता है। दोनों ही सेम टैब होते हैं जिनमें पेज से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यदि आपसे एमएस वर्ड 2013 में पूछा जाता है तो आंसर होगा पेज लेआउट टैब, और एमएस वर्ड 2016 में पूछा जाता है तो आंसर होगा लेआउट टैब। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि पेज ओरिएंटेशन कौन सी होती हैं और किस टैब में प्राप्त होती हैं। तो चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड 2016 में लेआउट टैब होता है जबकि एमएस वर्ड 2013 में पेज लेआउट टैब होता है, जिसके अंदर पेज से संबंधित सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, ब्रेक, पेज सेटअप, सभी प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यहां पर पेज की दो ओरिएंटेशन होती हैं, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल पेज, लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल पेज। तो ओरिएंटेशन दो होती हैं जो कि हमें लेआउट टैब में प्राप्त होती हैं, और एमएस वर्ड की डिफॉल्ट ओरिएंटेशन होती है पोर्ट्रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का एग्जाम्पल है? निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों का एग्जाम्पल है? आपने कई प्रकार की इनपुट डिवाइसेस को पढ़ा होगा और कई प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस को पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शन में से ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मॉनिटर। मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हार्ड कॉपी, बड़ी साइज के जो फ्लैक्स होते हैं, होर्डिंग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए प्लोटर का यूज किया जाता है। ओसीआर एक इनपुट डिवाइस होती है, ओसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लोटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ओसीआर एक इनपुट डिवाइस है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका यूज टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यदि हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो उस टेलीफोन की वायर को कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलती है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट को टाइप करने पर कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे ब्लैंक कहा जाता है। टेक्स्ट को टाइप करने पर कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, हमें बताना है। जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो दो कैरेक्टर के बीच में, दो अक्षर के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहा जाता है, हमें बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख सकते एक शब्द लिखा है स्पेस, स्पेस SPACE। तो हर कैरेक्टर के बाद आपको थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा यहां पर। इसे क्या कहा जाता है जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को लिखने पर हर अक्षर के बाद थोड़ा सा स्पेस है, थोड़ा सा गैप है, उसे क्या कहा जाता है? यहां पर आपको दो क्वेश्चन तैयार करने हैं। जब आप मल्टीपल लाइंस टाइप करते हैं, मल्टीपल लाइंस,
तो दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है, दो लाइनों के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। लेकिन हमसे पूछा गया है टेक्स्ट को टाइप करते समय कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कर्निंग, कर्निंग। दो कैरेक्टर्स के बीच का जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसे कहा जाता है कर्निंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दो कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है कर्निंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। एक्सेल में न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। हमें 4 शॉर्टकट की दी गई हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सी शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में न्यू वर्कशीट को ऐड करने के लिए यूज की जाती है। एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। एक्सेल में जो फाइल होती है उसे वर्कबुक कहा जाता है। एक्सेल में जो पेज होता है उसे वर्कशीट कहा जाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है यदि हमें एक नई वर्कशीट ऐड करनी है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यदि आपको एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट ऐड करनी है तो उसके लिए 2 शॉर्टकट की हैं। पहली शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11। यदि आप एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो आप शिफ्ट प्लस F11 का यूज कर सकते हैं। यह शॉर्टकट की भी होती है लेकिन यह तो हमें ऑप्शन में नहीं दी गई है। यहां पर दूसरी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट IW। ऑल्ट IW से भी एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को ऐड किया जा सकता है। ऑल्ट IW मतलब एमएस एक्सेल में नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 या ऑल्ट IW का यूज किया जा सकता है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। एमएस एक्सेल में यदि आप ऑल्ट IR को प्रेस करेंगे, ऑल्ट IR को, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी और यदि आप ऑल्ट IC को प्रेस करेंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की को समझा। अब हम इन चारों शॉर्टकट की को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल्ट IW। इस शॉर्टकट की के माध्यम से एक्सेल में नई वर्कशीट को ऐड किया जा सकता है। तो चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं अभी हमारी वर्कबुक में, हमारी फाइल में 2 वर्कशीट हैं। यदि हम शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस करते हैं, शिफ्ट प्लस F11, तो हमारी जो वर्कबुक है उसमें नई वर्कशीट ऐड हो गई है। इसी प्रकार से यदि हम ऑल्ट IW को प्रेस करें, ऑल्ट IW, तो भी हमारी वर्कबुक के अंदर वर्कशीट ऐड हो जाती है। ऑल्ट IW से भी वर्कशीट ऐड हो सकती है। और यदि हम ऑल्ट IR को प्रेस करेंगे, ऑल्ट IR को, तो एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। और यदि हम ऑल्ट IC को प्रेस करेंगे तो एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमने एक साथ 4 शॉर्टकट की को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से पूछा गया है। यहां पर भी आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। कंपाइलर जो कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज प्रोसेसर है, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, यह तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हैं। हमसे पूछा गया है वह कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंपाइलर के द्वारा मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। वह लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर के द्वारा लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जो कंपाइलर है वह हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक साथ लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर एक साथ कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर
हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को कहा जाता है सोर्स कोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंपाइलर के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रांसमिशन मोड में डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक दिशा में होता है? निम्न में से किस ट्रांसमिशन मोड में डेटा का ट्रांसमिशन केवल एक दिशा में होता है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क से, कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं तीन। डेटा ट्रांसमिशन मोड होते हैं तीन। एक होता है सिंप्लेक्स, एक होता है हाफ डुप्लेक्स, एक होता है फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सेंडर केवल डेटा को सेंड करता है, रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान केवल एक ही दिशा में होता है। सेंडर केवल डेटा को सेंड करेगा और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करेगा। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स में केवल एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिशन होता है। सेंडर केवल डेटा को सेंड करता है और रिसीवर केवल डेटा को रिसीव करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको हाफ डुप्लेक्स को भी समझना है, फुल डुप्लेक्स को भी समझना है। सिंप्लेक्स में क्या हो रहा था? सेंडर केवल डेटा सेंड कर रहा था, रिसीवर केवल डेटा रिसीव कर रहा था। हाफ डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों ही डेटा को सेंड कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही डायरेक्शन में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। सेंडर और रिसीवर दोनों ही सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होगा। जबकि फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? सेंडर और रिसीवर एक साथ दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब एक ही समय पर सेंडर डेटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, रिसीवर भी डेटा को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। तो सिंप्लेक्स में केवल एक ही दिशा में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। हाफ डुप्लेक्स में दोनों दिशाओं में हो सकता है, लेकिन एक समय पर केवल एक ही दिशा में होता है। जबकि फुल डुप्लेक्स में एक ही समय पर दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में किसी न्यू सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी न्यू सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। यदि हमें अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोई नया सॉफ्टवेयर ऐड करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? यदि आपको कंप्यूटर सिस्टम में किसी नए सॉफ्टवेयर को ऐड करना होता है तो आपको उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। इंस्टॉल। कंप्यूटर सिस्टम में किसी नए सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए या जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर सिस्टम से किसी सॉफ्टवेयर को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वह होगा अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल से सॉफ्टवेयर को हटाया जाता है और इंस्टॉल से सॉफ्टवेयर को ऐड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर सिस्टम में न्यू सॉफ्टवेयर को ऐड करने के लिए इंस्टॉल का उपयोग किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी टेक्निक फाइल की साइज को कम कर देती है? निम्न में से कौन सी टेक्निक फाइल की साइज को कम कर देती है? यदि हमें कोई एक लार्ज फाइल की साइज को कम करना है तो हमें उस फाइल को कंप्रेस करना होता है। कंप्रेस मतलब उसको श्रिंक कर देना, छोटा कर देना। यदि आपके पास कोई एक बड़ी साइज की फाइल है और आप उसकी साइज को कम करना चाहते हैं तो आपको फाइल को कंप्रेस करना होगा, जिससे फाइल की साइज कम हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में
DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, डेटाबेस को ऑर्गेनाइज करने की, डेटाबेस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है। जैसे कि MS एक्सेस, ओरेकल, MySQL, यह सभी DBMS सॉफ्टवेयर होते हैं। हमसे पूछा गया है DBMS में DCL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS में DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। DBMS में DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। DCL का फुल फॉर्म होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। हमसे पूछा गया है डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट मतलब MS वर्ड की फाइल। यदि हमें MS वर्ड की फाइल में कोई हाइपरलिंक बनानी है, हाइपरलिंक क्या होती है? यदि हमें एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करना है तो उसके लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। यदि हमें एक फाइल को किसी दूसरी फाइल से लिंक करना है तो उसके लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। जो हाइपरलिंक ऑप्शन है वह MS वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में जो हाइपरलिंक ऑप्शन है वह MS वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। और हाइपरलिंक की हमसे पूछी गई है शॉर्टकट की जो होती है Ctrl+K। Ctrl+K। आपको हाइपरलिंक की स्पेलिंग में लास्ट कैरेक्टर को याद करना है, लास्ट कैरेक्टर को, जो कि होता है K। तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट की भी क्या हो जाएगी? Ctrl+K। यहां पर Ctrl+H रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है, रिप्लेस की। Ctrl+N न्यू की शॉर्टकट की होती है और Ctrl+P प्रिंट की शॉर्टकट की होती है। तो हमसे पूछी गई थी हाइपरलिंक की शॉर्टकट की जो कि होती है Ctrl+K। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस शॉर्टकट की को हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब आप MS वर्ड में इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन होता है हाइपरलिंक। आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि हाइपरलिंक ऑप्शन MS वर्ड के किस टैब में प्राप्त होता है? तो आंसर होगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक ऑप्शन होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+K। Ctrl+K से इंसर्ट हाइपरलिंक का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। प्रिटी गुड प्राइवेसी। PGP का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में PGP का फुल फॉर्म होता है प्रिटी गुड प्राइवेसी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी वेबसाइट के URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है? निम्न में से कौन किसी वेबसाइट के URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है? जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको उस वेबसाइट का URL मतलब उस वेबसाइट का एड्रेस वेब ब्राउजर के URL में टाइप करना होता है। लेकिन जब वह वेबसाइट इंटरनेट पर या वेब सर्वर पर सर्च होती है तो उस URL का एक IP एड्रेस यूज किया जाता है। मतलब आप जो भी URL टाइप करते हैं उस URL को एक IP एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। हमसे पूछा गया है कि URL को IP एड्रेस में कौन कन्वर्ट करता है? तो URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है DNS। DNS DNS जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS जिसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि किसी वेबसाइट के URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और तैयार करना है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? जो कि है वर्ल्ड वाइड वेब।
वर्ल्ड वाइड वेब WWW का फुल फॉर्म है और WWW को सन 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेबसाइट के URL को IP एड्रेस में DNS के द्वारा कन्वर्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में टेबल क्रिएट करते समय मैक्सिमम कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। MS वर्ड में टेबल क्रिएट करते समय मैक्सिमम कितने कॉलम को इंसर्ट किया जा सकता है। MS वर्ड में जब आप कोई टेबल बनाते हैं तो उस टेबल में अधिकतम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं। रो तो कितनी भी बनाई जा सकती है रो, क्योंकि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसमें पेज की संख्या बढ़ती जाएगी। रो तो कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन कॉलम हमेशा फिक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि पेज की चौड़ाई तो लिमिटेड है, फिक्स है। लंबाई में तो आप पेज और ज्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई तो हमेशा फिक्स होती है। तो हमसे पूछा गया है यदि आप MS वर्ड में टेबल बनाते हैं तो अधिकतम या मैक्सिमम कितने कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। MS वर्ड की टेबल में मैक्सिमम 63 कॉलम ऐड किए जा सकते हैं। 63 MS वर्ड की जो टेबल होती है उसमें अधिकतम 63 कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको हम MS वर्ड पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। जब आप MS वर्ड में टेबल क्रिएट करेंगे टेबल, तो यहां पर एक ऑप्शन होता है इंसर्ट टेबल, जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो बताने होते हैं। रो तो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जब आप कॉलम की संख्या को बढ़ाएंगे तो यहां पर अधिकतम 63 कॉलम इंसर्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 63। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में इक्वल सम 5,2,a का आउटपुट क्या होगा। MS एक्सेल में सम 5,2,a का आउटपुट क्या होगा। MS एक्सेल में यदि हम इस फंक्शन को टाइप करेंगे तो हमें क्या आउटपुट प्राप्त होगा। आपने MS एक्सेल में सम फंक्शन का यूज किया होगा, सम जो कि दिए गए नंबर्स का एडिशन करता है, जोड़ता है। यदि आप MS एक्सेल में कुछ नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो आप सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। सम फंक्शन दिए गए नंबर को जोड़ता है, लेकिन यहां पर जो सम फंक्शन हमें दिया गया है इसमें 2 नंबर हैं और एक अल्फाबेट है, एक कैरेक्टर है। यदि हम इसको टाइप करेंगे तो क्या होगा। जो सम फंक्शन है वह नंबर को जोड़ता तो है, लेकिन केवल नंबर को जोड़ता है। यहां पर हमने उसमें क्या दे दिया, एक अल्फाबेट या कैरेक्टर। मतलब यह फंक्शन अब वर्क नहीं करेगा, यहां पर एक एरर आ जाएगी। एरर क्यों? क्योंकि सम फंक्शन केवल नंबर को जोड़ता है। यदि यहां पर नंबर होते तो ऐड हो जाते। हमने नंबर के साथ एक अल्फाबेट या कैरेक्टर को टाइप किया है, मतलब यह फंक्शन वर्क नहीं करेगा। यहां पर क्या आएगी, एक एरर आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MS एक्सेल में यदि सम फंक्शन को आप अल्फाबेट के साथ यूज करेंगे तो आपको एक एरर मैसेज शो किया जाएगा। इसको हम एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। यदि हम MS एक्सेल में इक्वल सम 5,2,a टाइप करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें यहां पर एक एरर मैसेज शो किया जाएगा, क्योंकि जो सम फंक्शन है वह केवल नंबर को ऐड करता है। यहां पर हमने नंबर के साथ एक कैरेक्टर या अल्फाबेट भी दिया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में हेडर या फुटर ऐड करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पहले आपको यह समझना होगा कि हेडर फुटर क्या होता है। जब आप MS वर्ड में कोई पेज बनाते हैं तो पेज में ऑल साइड पर, मतलब चारों तरफ कुछ ब्लैंक एरिया होता है। आपने देखा होगा पेज के चारों साइड कुछ ब्लैंक एरिया होता है, इसे कहा जाता है मार्जिन। पेज में 4 मार्जिन होते हैं, बेसिक मार्जिन। यह होता है टॉप मार्जिन, यह होता है बॉटम मार्जिन, यह होता है लेफ्ट मार्जिन, यह होता है राइट मार्जिन। MS वर्ड में एक स्पेशल मार्जिन और होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। पेज पर होते हैं 4 मार्जिन, एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि बाइंडिंग के काम में आता है। यदि आप इस टॉप मार्जिन में या बॉटम मार्जिन में
पेज से संबंधित या डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई जानकारी देना चाहते हैं तो वह हेडर फुटर में दी जाती है। मतलब पेज का जो टॉप मार्जिन है इसे कहा जाता है हेडर और पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। प्रत्येक पेज के टॉप मार्जिन को मतलब ऊपर वाले मार्जिन को कहा जाता है हेडर और बॉटम मार्जिन को मतलब नीचे वाले मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर को फाइल से संबंधित कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है हेडर फुटर किस टैब में प्राप्त होते हैं, तो हेडर और फुटर इंसर्ट टैब में प्राप्त होते हैं। इंसर्ट टैब में यदि आप एमएस वर्ड में हेडर फुटर को ऐड करना चाहते हैं तो इंसर्ट टैब का यूज किया जाता है। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हेडर फुटर ऑप्शन होता है जहां से आप हेडर या फुटर को ऐड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आइकन एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के लिए उपयोग किया जाता है। हमें एक आइकन दिया गया है और हमें यहां पर बताना है कि यह आइकन एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में इस प्रकार के भी एक दो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको एमएस वर्ड के किसी एक आइकन को दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है यह आइकन एमएस वर्ड में किस ऑप्शन के लिए यूज किया जाता है। हमें यहां पर एक ग्राफिक्स एक आइकन दिया गया है एमएस वर्ड का और हमें बताना है यह आइकन किस ऑप्शन से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर, मैक्रो, कमेंट और थिसोरस। आपको यहां पर एक डायरी एक डिक्शनरी दिख रही होगी। एक डायरी या डिक्शनरी हम इसको कह सकते हैं जो कि थिसोरस को रिप्रेजेंट करती है। थिसोरस को एमएस वर्ड के अंदर एक ऑप्शन होता है थिसोरस जो कि किसी वर्ड का सिनोनम या एंटोनम शो करता है। आपको यहां पर 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। यह जो आइकन है यह तो है थिसोरस का, लेकिन थिसोरस से संबंधित और भी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में यदि हमें किसी वर्ड का सिनोनम या एंटोनम फाइंड करना है तो किस ऑप्शन का यूज किया जाता है। उसके लिए यूज किया जाता है थिसोरस का। थिसोरस एक ऐसा ऑप्शन है जो किसी वर्ड का सिनोनम और एंटोनम शो करता है, मतलब कि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है थिसोरस ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है, तो थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में। और आपसे थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है। थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। शिफ्ट प्लस F7 थिसोरस ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है। तो यह जो आइकन है यह थिसोरस ऑप्शन का है। थिसोरस ऑप्शन सिनोनम और एंटोनम को शो करता है। थिसोरस ऑप्शन रिव्यू टैब में प्राप्त होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। तो यहां पर हमने थिसोरस से संबंधित सभी ऑप्शन को समझा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी थिसोरस। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में यहां पर थिसोरस ऑप्शन होता है जिसके साथ जो आइकन है वह डिक्शनरी या डायरी के समान होता है और इसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F7। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हमने एक क्वेश्चन को समझा तो उससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमें और भी तैयार करने मिले। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।